हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन, जिसका मतलब होता है पोषण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोषण क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका मतलब होता है पोषण का महत्व, यानी हम लोग जानेंगे कि पोषण क्यों जरूरी है इस टॉपिक में। और नेक्स्ट है कि न्यूट्रिएंट्स, जिसका मतलब होता है पोषक तत्व, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पोषण के दौरान हमें भोजन जब करते हैं तो उसमें कौन कौन सा चीज़ पोषक तत्व के रूप में मिलता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्वों के प्रकार, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जितने भी पोषक तत्व हैं उसे कितने भागों में, कितने कैटेगरी में बांटा गया है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं संतुलित आहार, यानी बैलेंस्ड डाइट, यानी स्वस्थ रहने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें किस प्रकार का आहार चाहिए। और नेक्स्ट बात करने वाले हैं मैल न्यूट्रिशन, जिसका मतलब होता है कुपोषण, यानी हमारे पोषण में किस तरह की त्रुटि रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो चलिए मेरे स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट पर से, जो है न्यूट्रिशन। जैसा कि यहाँ लिखा गया न्यूट्रिशन, जिसका मतलब होता है पोषण। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी डिफिनीशन का। तो डिफिनीशन में लिखा गया कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक इन एंड यूटिलाइज फूड सब्सटेंसेस। जिसका मतलब हो रहा है कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसा कि यहाँ लिखा गया फर्स्ट पॉइंट में कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, जिसका मतलब हो गया पोषण वह प्रक्रिया, बाय व्हिच, जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म टेक इन एंड यूटिलाइज फूड सब्सटेंसेस, जिसका मतलब हो गया कि जीव भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। यानी कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग जिस तरीके से करते हैं वही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस, यानी पोषण, इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण का महत्व, यानी पोषण क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों जरूरी। तो जैसा कि आप पहला पॉइंट में देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी विकास और वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी प्रोडक्शन, जिसका मतलब होता है ऊर्जा उत्पन्न करना। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए, हमारे शरीर को सही से वर्क करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती, वो ऊर्जा हमें न्यूट्रिशन के थ्रू मिलता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। और हमारा तीसरा पॉइंट है बॉडी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी चीज़ खराब होती है, या भी कोई भी टिश्यू, सेल या कोई भी पार्ट्स खराब होता है या फिर टूट फूट होता है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी रिपेयर के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ लिखा गया शरीर की मरम्मत और रखरखाव के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है इम्यूनिटी बूस्टिंग, जिसका मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। यानी इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता। तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर का तभी बढ़ेगा जब हमारे शरीर को सही तरीके से पोषण होगा, यानी इसे पोषण सही तरीके से मिलेगा। तो हमारा यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण का महत्व खत्म होता। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व। अब हम लोग जानेंगे कि पोषक तत्व क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा गया है कि न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस इन फूड दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। जिसका मतलब हो रहा कि पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले ऐसे तत्व हैं, पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले ऐसे तत्व हैं जो शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जिसका मतलब हो गया कि जीवन की रक्षा के लिए ज़रूरी है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले तत्व हैं, पाए जाने वाले चीज़ें हैं, या फिर पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पोषक तत्व को भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व के प्रकार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स के साथ आगे में जो देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा गया माइक्रो, और नेक्स्ट में यहाँ लिखा गया माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब हो जाएगा, माइक्रो का मतलब हो जाता है प्रमुख, माइक्रो और माइक्रो, जो कि आप कह सकते हैं क्या है, प्रीफिक्स है। माइक्रो और माइक्रो क्या है, प्रीफिक्स है। तो माइक्रो का मतलब हो जाएगा प्रमुख, माइक्रो मतलब प्रमुख, और माइक्रो मतलब सूक्ष्म, यानी जो कम, जिसको छोटा कर सकते हैं। माइक्रो मीन्स छोटा और माइक्रो मीन्स बड़ा, यानी जो अधिक मात्रा में सही। तो वही लिखा गया यहाँ पे कि पोषक तत्वों को
प्रमुख पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में बांटा जाता है। और प्रमुख पोषक तत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और सूक्ष्म पोषक तत्व को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रमुख पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी प्रमुख पोषक तत्व। जैसा कि यहाँ लिखा आप देख रहे हैं, लिखा गया है रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। क्या लिखा गया है? रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो अधिक मात्रा में चाहिए। तो जैसा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कितने आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। चलिए अब हम लोग एक एक कर बात करते हैं। पहला बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। जैसा कि आप यहाँ लिखा देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले हम लोग फंक्शन की बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फंक्शन में लिखा गया मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है मेन रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। जैसा कि इस हिंदी में भी लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट। और अब हम लोग जानेंगे कि ये सोर्स इसका क्या, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है राइस, ब्रेड, पास्ता, पोटैटो, फ्रूट्स, जिसे हिंदी में आप कहिएगा चावल, रोटी, पास्ता, आलू और फल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन। और प्रोटीन का सबसे पहले फंक्शन की बात करेंगे। तो जैसा कि लिखा गया कि फंक्शन है ग्रोथ, रिपेयर, इंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन। यानी प्रोटीन जो है हमारे शरीर को वृद्धि या फिर मरम्मत या फिर इंजाइम बनाने में या फिर हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आपसे पूछा जाए प्रोटीन का फंक्शन क्या है, तो आपको क्या कहना है कि प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, मरम्मत और इंजाइम और हार्मोन निर्माण में मदद करता है या इंजाइम और हार्मोन का निर्माण करता है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन का सोर्स क्या है। तो प्रोटीन यानी सोर्स यानी स्रोत करने का मतलब कि कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो प्रोटीन हमें मीट यानी मांस से मिलता है, एग्स यानी अंडों से मिलती है, मिल्क यानी दूध से, लेग्यूम्स यानी दालें, लेग्यूम्स में सारी दालें आ जाती हैं, और नट्स यानी मेवे से कह सकते हैं या फिर अखरोट कहा जाता है जिसे। और एक इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मेड ऑफ यानी बने होते हैं, यानी प्रोटीन बना होता है। आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन किस चीज़ का बना होता, तो एमिनो एसिड का बना होता, अमीनो अम्ल से बना होता। प्रोटीन किससे बना होता है? तो एमिनो अम्ल से बना होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैट्स, जिसका मतलब होता है वसा। तो वसा का काम क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो वसा का काम होता है एनर्जी स्टोरेज, जैसा कि लिखा देख रहे हैं आप, यानी जिसका मतलब हो जाएगा ऊर्जा संग्रहण, यानी ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। जब हमारे शरीर में जितना ऊर्जा चाहिए उससे ज़्यादा ऊर्जा जब बनती है, खर्च होने के बावजूद जब बच जाती है, तो उसे फैट के रूप में स्टोर करके रखा जाता है। जैसे आपको 5 जूल ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, लेकिन आप पोषण के थ्रू 15 जूल ऊर्जा ले लिए, तो 5 जूल खर्च होगा, बाकी 10 जूल क्या हो जाएगा? फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो यही यहाँ लिखा गया कि एनर्जी स्टोरेज में काम करता है। नेक्स्ट लिखा गया सेल स्ट्रक्चर में, यानी कोशिका की संरचना में। और नेक्स्ट है जो कि ऊष्मा संरक्षण में, यानी ऊष्मा संरक्षण में भी, यानी ऊष्मा को बचा के रखने में भी काम करता है, क्योंकि ऊष्मा भी एक तरह की एनर्जी है। यहाँ लिखा गया एनर्जी स्टोरेज, तो ऊष्मा भी एक तरह की एनर्जी है, तो इसलिए उसकी भी संरक्षण में काम करता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि फैट्स मिलती कहाँ से। तो फैट का स्रोत क्या है? तो फैट का स्रोत है ऑयल, इसका मतलब तेल, बटर, मक्खन, नट्स, मेवे, सीड्स यानी बीज, फिश यानी मछली। तो यहाँ से फैट्स मिलती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है वाटर, इसका मतलब होता है जल, यानी जिसे हम लोग पानी भी कहते हैं। तो पानी का काम क्या होता है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा गया हाइड्रेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, यानी हमारे शरीर, हाइड्रेशन का मतलब जल की पूर्ति, हमारे शरीर को जल की पूर्ति का, हमारे शरीर में जल की पूर्ति वाटर के थ्रू होता है। नेक्स्ट लिखा गया है ताप नियंत्रण, यानी हमारे शरीर के तापमान को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, यानी पोषक तत्वों का परिवहन, यानी हमारे भोजन से जो भी पोषक तत्व लेते हैं उसका ट्रांसपोर्ट, यानी हमारे शरीर के सभी अंगों तक वाटर के हेल्प से भी होता है। चलिए अब इसका सोर्स यानी स्रोत की बात करें, तो स्रोत में लिखा गया, तो सबसे पहले हम लोग पानी को जो पूर्ति करते हैं, स्रोत में स्रोत है ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने का पानी। वाटर का हमारे बॉडी के लिए मेन सोर्स है पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट कर सकते हैं तो फलों और सब्जियों से भी मिल जाता है, क्योंकि फलों और सब्जियों में भी कुछ मात्रा में पानी पाया जाता है। चलिए यहाँ तक
यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को यानी प्रमुख पोषक तत्व को हम लोग कंप्लीट किया। और हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। अब हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स, माइक्रो में हम लोग बात किए थे लार्ज अमाउंट में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट में चाहिए। माइक्रो वाले लार्ज अमाउंट में चाहिए और माइक्रो वाले स्मॉल अमाउंट में चाहिए। जैसा कि यहाँ हिंदी में भी लिखा गया है, इनकी आवश्यकता थोड़ी मात्रा में होती है, इसकी आवश्यकता थोड़ी मात्रा में होती है। और इसमें जो आ जाती है विटामिन और मिनरल्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम पढ़ेंगे विटामिन और मिनरल्स के बारे में, और हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर के बारे में। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं विटामिन्स। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस, यानी इसका जो फंक्शन है, विटामिन का जो फंक्शन है शरीर की प्रक्रियाओं का नियंत्रण, यानी शरीर किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से काम करती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी शरीर के प्रक्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स, यानी विटामिन के टाइप्स। तो विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं? विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। एक हो जाता है फैट सॉल्युबल, जिसे हिंदी में कहिएगा वसा में घुलनशील, यानी जो फैट में घुलता, और एक होता है वाटर सॉल्युबल, यानी जल में घुलनशील। एक विटामिन जो होती है फैट में घुलती है और कुछ विटामिन जो होती है जो जल में घुलती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फैट में घुलने वाले विटामिन का नाम बताएं, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी सीधा याद रखिएगा ADK। और इसको याद रखिएगा वाटर सोलुबल विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, तो याद रख लीजिएगा WBC, जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट होता है WBC, जिसे वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा W से वाटर, B से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और C से विटामिन सी। तो आपसे पूछा जाए कि वाटर में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी। और फैट में घुलने वाले विटामिन, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब हम लोग बात करने वाले हैं सोर्स, यानी विटामिन के सोर्स। तो विटामिन कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो हमें मिल सकती है फ्रूट से, यानी फल से, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ से, डेयरी यानी दुग्ध उत्पाद से, और मीट यानी मांस। डेयरी का मतलब कहने का यानी दूध वाले चीज़ से। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है मिनरल्स यानी खनिज। तो जैसा कि मिनरल्स मीन्स क्या हो जाएगा, खनिज। तो खनिज का काम क्या है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोन हेल्थ यानी हड्डियों को स्वस्थ, नर्व फंक्शन नसों एंड मसल फंक्शन यानी नसों और मांसपेशियों का कार्य को सही रखता है, सही से काम करने में मदद करता है। तो याद रखिएगा कि मिनरल्स जो है खनिज हड्डियों, नसों और मांसपेशियों यानी बोन, नर्व एंड मसल फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसकी देखरेख करता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में यहाँ लिखा गया है मेजर मिनरल्स यानी मुख्य खनिज, यानी कुछ खनिज जो है जो अधिक मात्रा में चाहिए, और दूसरा जो है ट्रेस मिनरल्स यानी सूक्ष्म खनिज, और कुछ खनिज जो कम मात्रा में चाहिए। तो जो भी खनिज जो है अधिक मात्रा में चाहिए उसे मुख्य खनिज कहा जाता है, और अधिक मात्रा में जो हमारे शरीर के लिए अधिक मात्रा में जो खनिज चाहिए वो हो जाता है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। और यदि आपसे पूछा जाए ट्रेस मिनरल्स का नाम बताएं, ट्रेस मिनरल कौन कौन से, तो लौह यानी आयरन, जिंक और आयोडीन। और यदि पूछा जाए कि मिनरल्स का स्रोत क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स यानी पत्तेदार सब्जियां, मीट यानी मांस, डेयरी यानी दुग्ध उत्पाद, नट्स यानी मेवे, यानी ये इसका स्रोत हो गया। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस डाइट्स, जिसका मतलब हो जाता है संतुलित आहार। बैलेंस डाइट जिसका मतलब हो जाता है संतुलित आहार। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट, जिसका मतलब हो गया ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में शामिल हो, यानी वैसा आहार यानी वैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जो कि आप ऊपर देख लिए हैं पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर, ये सभी चीज़ यदि सही मात्रा में है, जितना चाहिए उस मात्रा में, तो उसे हम लोग उस भोजन को क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहते हैं। और जो अब यहाँ लिखा गया है कि हेल्प्स मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट मेल न्यूट्रिशन एंड डिजीज, यानी संतुलित आहार जो है यह स्वस्थ बनाए रखने और कुपोषण व बीमारियों से बचाव में मदद करता है। यानी संतुलित आहार हमें किस प्रकार मदद करता है, तो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में और कुपोषण तथा बीमारियों से बचाव में मदद करता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे
मेल न्यूट्रिशन जिसका मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण क्या है? कुपोषण का मतलब हो जाता है कि शरीर को जरूरी पोषक तत्व न मिलना, यानी जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो यदि नहीं मिल रहा तो उसी को क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि कुपोषण होता कब है, किसी भी व्यक्ति में कुपोषण होता कब है। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति पर्याप्त भोजन नहीं खाता, यानी जिस लायक का भोजन चाहिए, जिस तरह का उसे भोजन चाहिए उस तरह का भोजन नहीं मिलेगा तो उसमें कुपोषण होता है। और वह कुपोषण क्या कहलाता? अल्प पोषण, यानी जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, यानी अल्प पोषण उसे कहेंगे, यानी इंग्लिश में कहिएगा अंडर न्यूट्रिशन। और नेक्स्ट होगा, यहाँ लिखा गया बहुत अधिक अस्वस्थ भोजन खाता। एक व्यक्ति ऊपर तो देखें कि पोषण यानी जितना खाना चाहिए उतना नहीं मिल रहा तो उसे अल्प पोषण करें, अंडर न्यूट्रिशन। और यदि बहुत अधिक खाना खा रहा, बहुत अधिक अस्वस्थ भोजन खाता तो उसे क्या कहते हैं? ओवर न्यूट्रिशन यानी अति पोषण। ओवर न्यूट्रिशन यानी अति पोषण। तो दूसरा टाइप हो गया। तो मल न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का हो जाता है यहाँ से, एक हो जाता है अंडर न्यूट्रिशन और एक हो जाता है ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन यानी अल्प पोषण, ओवर न्यूट्रिशन अति पोषण। और तीसरा जो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि जरूरी विटामिन और खनिज की कमी हो जाती है। कुपोषण में और भी एक चीज़ है कि विटामिन और खनिज की कमी से भी कुपोषण हो जाता है। और कुपोषण के प्रभाव क्या होता है, कुपोषण से क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुपोषण से व्यक्ति कमज़ोर, थका हुआ, बीमारियों का शिकार हो सकता है। बच्चों के लिए यह बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इससे उनका विकास रुक सकता है, यानी जिस तरीके से, यानी जितना उसका शरीर का विकास होना चाहिए उतना डेवलप नहीं कर पाएगा, वो अपने शरीर के विकास में रुकावट आ जाती है। बच्चों के शरीर में रुकावट आ जाती है, यानी जितना हाइट होना चाहिए, जिस तरीके का हेल्थ होना चाहिए उस तरीके का हेल्थ नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैं सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर कर लिए। और यदि थोड़ा भी कन्फ्यूजन रहे तो वीडियो को ज़रूर दोबारा से देखें, और यदि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू मेरे